हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न इन कॉमर्स। आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने आया हूँ। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो इसका पहला पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का 12th क्लास का, उसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जितने भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक इस वीडियो को देखिए और पता लग जाएगा आपको कौन कौन से टॉपिक्स अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। ओके, तुम्हारा जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो इंडियन इकोनॉमी का आपका 12th क्लास का कोर्स के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है वो है इंडियन इकोनॉमी के 1991 रिफॉर्म्स तक का सारा। उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इकोनॉमी की पोजीशन इंडिपेंडेंस के टाइम तक कैसी थी, उससे पहले जो ब्रिटिश रूल हमारे देश पे रूल कर रहा था वो किस तरीके से देश को एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो इस इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन वो क्या छोड़ के गए थे अपने रूल के बाद, इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया की सिचुएशन क्या थी। उसमें जो टॉपिक्स आपने पकड़ने हैं ना, जो पढ़ने हैं, वो सबसे पहले पढ़ना है कि जो इकोनॉमी की सिचुएशंस थी, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो देश की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, वो उसके क्या कारण थे, क्या ब्रिटिशर्स ने किया था जिसकी वजह से हमारे देश की सिचुएशन ठीक नहीं थी, किस तरीके से वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। उसके अलावा हमारे पास सिचुएशन देखनी है एग्रीकल्चर सेक्टर की पोजीशन क्या थी। एग्रीकल्चर सेक्टर की पोजीशन क्या थी हमारी इंडियन इकोनॉमिक इस इंडिपेंडेंस के टाइम पर, जिसमें आपको बताना है कि इसमें स्टैग्नेशन क्यों थी या इसमें बैकवर्डनेस क्यों थी, क्या कारण थे जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टैग्नेट और बैकवर्ड बन के रह गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी उन्होंने क्या क्या चीज़ें उन्होंने देश के अंदर की जो बर्बाद हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पार्ट पढ़ना है वो हैंडीक्राफ्ट, जो देश में हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म किया, वो उसके रीज़न देखने हैं, वो कैसे किए थे उन्होंने और कैसे उन्होंने ग्रोथ भी नहीं की। इंडस्ट्रियल सेक्टर की पोजीशन क्या छोड़ के गए थे देश के अंदर, वो बतानी है। उसके अलावा आपको फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन ट्रेड का था, जो फॉरेन ट्रेड का यानी कि पहले हम कहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, बाद में क्या थी, उसकी पोजीशन भी आपको बतानी है। इस इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या रह गई थी हमारी। फिर डेमोग्राफिक पोजीशन क्या थी हमारी, यानी कि देश के अंदर चाहे वो लिटरेसी रेट हो, बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, जो डेमोग्राफिक पोजीशन क्या थी हमारी वो बतानी है, वो याद करना है आपको टॉपिक। उसके अलावा आपको जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वो देश में करके गए हैं ब्रिटिशर्स हमारे देश में, ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब करके गए, पर जो भी अच्छा किया वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बताना है ब्रिटिश रूल का इस सेक्टर के अंदर। उसके बाद आपको एक टॉपिक था एग्रीकल्चर सेक्टर में ही, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट। लैंड रिवेन्यू सिस्टम क्या था हमारे देश के अंदर, वो आपको बताना है। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमी में 1950 से लेकर 1990 तक क्या क्या चेंजेस आए 1950 से 1990 के बीच में, उस पर कुछ टॉपिक्स हैं। जो प्लानिंग का पूरा पीरियड था, हमने 5 ईयर प्लान सारे बनाए थे, तो हमारे पास सबसे पहले जो इसमें पढ़ना है वो गोल्स पढ़ने हैं। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, जो भी इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद 5 ईयर प्लान बनाए थे, वो भी आपको लॉन्ग टर्म प्लान कौन से थे, वो लॉन्ग टर्म प्लान आपको याद करने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके अलावा आपको इस चैप्टर के अंदर लैंड रिफॉर्म्स के बारे में स्टडी करना है। क्या क्या सरकार ने इस लैंड के अंदर रिफॉर्म्स किए थे वो स्टडी करने हैं। साथ में एक टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टडी करना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं। उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल की तरफ जाओगे तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन जो 1956 का आया था, उसके 3 पॉइंट्स हैं, वो आपके कैसे सब डिवाइड किया था, वो 3 पॉइंट्स इसके याद करने हैं। फिर उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ हुई थी, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या इनके फीचर्स थे, ठीक है ना, ये आपको स्टडी करने हैं।
और लास्ट में आपको इसमें पकड़ना है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, तो ये आपको ये 6 टॉपिक्स पकड़ने हैं। 5 ईयर प्लान के गोल्स, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, IPR 56, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा शॉर्ट नोट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसको अगर 6 टॉपिक्स अगर स्टडी कर लो, ये सेकंड चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड चैप्टर जो इसी फर्स्ट यूनिट का आता है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। यानी कि 1991 में जो हमने रिफॉर्म्स किए उसके ऊपर, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं 1991 की, उसमें क्या क्या था। उसमें सबसे पहले तो आपको टॉपिक पकड़ना है रिफॉर्म्स किए क्यों गए थे, व्हाई रिफॉर्म्स, व्हाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड। तो क्यों किए गए थे ये आपको इसमें पहला क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद आपको तैयार करने हैं तीनों LPG, ठीक है ना, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर आपको जो चीजें पकड़नी है वो हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स किए गवर्नमेंट ने। उसके अलावा फॉरेन सेक्टर में रिफॉर्म्स किए थे, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए थे, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ठीक है ना। ये सारे रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स वगैरह सब आपने पढ़ने हैं, और साथ में कुछ टैक्स रिफॉर्म्स भी किए थे। ये चारों रिफॉर्म्स अगर आप कर लो तो बहुत बेटर रह जाएगा। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर इसके नॉर्मली मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस थी और क्यों की गई थी। उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक। तो ये 3 टॉपिक हैं, लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का। तो वाई प्राइवेटाइजेशन, वाई ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, और ये इसके बाद लिबरलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स थे वो साथ में पकड़ने हैं। सी टॉपिक आपको इसमें शायद और जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना ही पढ़ लो, रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किए थे और LPG के बारे में टॉपिक्स वगैरह पढ़ लो। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर ये टॉपिक आपके काफी रहेंगे, इसी को स्टडी कर लो। उसके बाद आपके 4th चैप्टर यानी कि आपको जो सेकंड यूनिट शुरू होगा जो करंट चैलेंजेस के ऊपर है। तो चैलेंजेस जो इंडियन इकोनॉमी को फेस करने पड़ रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वो आपको इस सेकंड यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें से आपका पहला चैप्टर आता है पॉवर्टी के ऊपर और एक आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर। तो पहले पॉवर्टी में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं। आपको पुअर कौन होते हैं, ओके। फिर आपको पॉवर्टी लाइन क्या होती है, इसके मीनिंग पता होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी में डिफरेंस, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी में मीनिंग और उसका डिफरेंस, ये याद करना है आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा कुछ और बड़े क्वेश्चंस में आपको पॉइंट्स याद करने हैं। कॉजेस, पॉवर्टी के कारण क्या थे, और उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने शुरू करे हैं वो कौन कौन से हैं, ओके। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी और पुअर पॉवर्टी लाइन, इनके मीनिंग अगर आप पकड़ लो तो पॉवर्टी का टॉपिक आपका कवर हो जाता है। और अगला टॉपिक हमारा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ज्यादा टॉपिक्स आपको नहीं याद करने, कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको पकड़ने हैं, जिसमें आपको सबसे पहला टॉपिक आपको पकड़ना सोर्सेज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक तो मीनिंग पकड़ लो, मीनिंग पता होना चाहिए, और साथ में सोर्सेज यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, ये सब चीजें आपको पकड़नी है, याद करनी है। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ये 5 पॉइंट्स हैं, माइग्रेशन वगैरह, ये सारे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, ये 5 सोर्सेज आप पढ़ लो, याद कर लो अच्छे तरीके से। और साथ साथ एक टॉपिक पकड़ लो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में, ह्यूमन कैपिटल से ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होती है, ओके। ये 2 टॉपिक आप पढ़ लो अच्छी तरीके से, और एक मीनिंग। तो आपके लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एग्जाम से कुछ पूछने वाले भी नहीं है। उसके बाद आपका आता है इसी में एक और चैप्टर रूरल डेवलपमेंट का। रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो जो टॉपिक्स आपको पकड़ने हैं या याद करने हैं वो तो है कि हमें करना क्या चाहिए, व्हाट कैन बी डन फॉर रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि बिना रूरल डेवलपमेंट के देश की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो व्हाट कैन बी डन फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये आपको एक पहला क्वेश्चन तैयार करना है, ये याद करना है, ओके। उसके बाद आपको जो रूरल डेवलपमेंट में चीजें जरूरत पड़ती है, एक तो क्रेडिट की, यानी कि आपके पास 2 टाइप के क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं,
जो क्रेडिट सोर्सेज के बारे में पढ़ने हैं, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से हैं, और इनमें से कौन से बेटर हैं, क्या किसके फायदे हैं और क्या किसी के नुकसान हैं। ओके, ये क्लियर हुआ कि क्रेडिट सोर्सेज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मार्केटिंग के बारे में, कि मार्केटिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं रूरल डेवलपमेंट में, उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, वो टॉपिक आपको पकड़ना है, एक क्रेडिट सोर्सेज का, एक मार्केटिंग का। उसके अलावा आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं कि अगर रूरल डेवलपमेंट में और कोई काम ना हो तो उनके पास और कौन से काम हैं रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज के अंदर, कि ऑल्टरनेटिव उनके पास कौन कौन से काम हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं इन रूरल एरियाज। तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ फोकस करना चाहिए, ये आपको पकड़ना है, जिससे कि रूरल डेवलपमेंट की जा सकती है। और एक टॉपिक हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, जो कि अभी हमारे पास कोर्स में से कट गया है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आने वाले साल के लिए इंपॉर्टेंट अभी भी रहेगा, जो इस साल सिर्फ ये डिलीट हो चुका है। ओके, ये डिलीट हो गया। तो रूरल डेवलपमेंट में ये कुछ टॉपिक्स हो गए। अब आप इसी में चैलेंजेस में हमारा एक चैप्टर और है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसके बारे में आपको जो टॉपिक स्टडी करने हैं, याद करने हैं, सबसे पहले तो उसमें मीनिंग पता होना चाहिए कि वर्क फोर्स क्या होता है और लेबर फोर्स क्या होता है। वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, पार्टिसिपेशन रेट, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आराम से आसानी से याद हो जाएंगी। तो इनको छोड़ो मत, ये छोटी चीजों को छोड़ने का फायदा नहीं है। तो ये छोटी डेफिनेशंस हैं, एक फॉर्मूला है। उसके बाद आपको पकड़ना है टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस किस टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर चल रही है, वो भी खासकर आपको दो कैटेगरीज में पढ़नी है, एक रूरल के अंदर और एक अर्बन के अंदर। तो रूरल और अर्बन दोनों टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट आपको स्टडी करनी है। फिर कुछ मेन डिफरेंसेस हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं और हायर्ड वर्कर्स कौन होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स, इनके बारे में मीनिंग पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक टॉपिक आपका है इनफॉर्मलाइजेशन, कैसे फॉर्मल वर्कर्स और इनफॉर्मल वर्कर्स में डिफरेंस होता है और ये इनफॉर्मलाइजेशन होती क्या है, इसका मीनिंग पकड़ना है। और इससे जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्कर्स में डिफरेंस। तो ये आप टॉपिक, ये क्वेश्चंस आप स्टडी कर लो अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। और लास्ट में जो गवर्नमेंट ने जैसे पॉवर्टी के प्रोग्राम्स लाए थे, ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के जो रास्ते हैं, जो मेजर्स हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, वो आपको स्टडी करने हैं। वैसे वो सारे प्रोग्राम वही हैं जो पॉवर्टी में पड़े थे, तो मतलब दोनों में से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज आएगी। अब अनएम्प्लॉयमेंट के बाद इसी सेकंड यूनिट के अंदर हमारा एक और लास्ट चैप्टर आता है, वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको कुछ चीजें आपको याद करनी है जो ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस है। आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रा के ऊपर आपको ध्यान रखना है, याद करना है। उसके अलावा एनर्जी और हेल्थ दो चीजें हैं, जिसमें से एनर्जी के टॉपिक जो है ना, वो आपका अभी इस कोर्स में से हट गया है। तो आपको ध्यान रखना है हेल्थ के ऊपर, कि हेल्थ के इस वक्त स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, गवर्नमेंट के पास क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है, हेल्थ का स्टेटस पता लगाना है। और साथ साथ जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो थोड़ा सा स्टडी करना है। और जो एनर्जी का टॉपिक है ना, वो आपका टॉपिक कट जरूर गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनर्जी के अंदर बाकी बच्चों के लिए भी आ सकते हैं, उसमें आपको एनर्जी के अंदर पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस कौन से होते हैं एनर्जी के। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। और साथ साथ जो आपका चैलेंजेस हैं इस पावर सेक्टर में, चैलेंजेस ऑफ पावर सेक्टर, ओके, ये टॉपिक्स हैं जो एनर्जी के अंदर आते हैं पर डिलीटेड हो गए हैं। बस आपको यहां पता होना चाहिए कि स्टेटस आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है, यहां पर आपको हेल्थ पे ध्यान रखना है। वैसे ये एनर्जी का टॉपिक आपका डिलीटेड हो चुका है।
जो जरूरी हैं इसके अंदर पढ़ने। लेकिन अब आपके पास एक और चैप्टर है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इस चैप्टर के अंदर भी कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं करना आपने, मीनिंग पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मीनिंग पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, मीनिंग एंड स्ट्रेटजीज, कैसे किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो इस मीनिंग और स्ट्रेटजीज को पढ़ लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक एनवायरनमेंट के फंक्शंस पढ़ लो, और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने से बचाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो तो पढ़ना ही है। साथ में कुछ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, उसको स्टडी कर लो। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इनको पढ़ो और आपके लिए बाकी काम की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर। लास्ट में आपके पास जो थर्ड यूनिट है वो है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया का है विद इट्स नेबर्स। अब इसमें नेबर्स में किस किस को पढ़ना है आपने, चाइना एंड पाकिस्तान को। इस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स के अंदर पहले तो आपको डेवलपमेंट ऑफ चाइना के बारे में पढ़ना है कि चाइना ने जो डेवलपमेंट किया है, कब शुरू की थी, क्या क्या किया उन्होंने, उसके बारे में आपको स्टडी करने के लिए GLF, जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन था जो उन्होंने चलाया था, उसका मीनिंग याद कर लो। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का कैंपेन चलाया और इस डेवलपमेंट ऑफ चाइना में। उसके अलावा आपको कंपैरिजन पढ़ना है ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कि इंडिया ने क्या क्या किया, चाइना ने क्या क्या किया और पाकिस्तान ने क्या क्या किया है इस पूरे अपने आज़ादी के बाद। फिर आपको डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, किस किस तरीके से देश की ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पकड़ने हैं आपने। ओके, अब इसके अंदर आपको पूरा किस तरीके से क्या चीज चाहिए होती है देश में पता लगाने के लिए कि एक रैंकिंग क्या है इंडिया की, चाइना की, पाकिस्तान की, किस जगह पर, वो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स आपको पकड़ने हैं। तो ये आपका चैप्टर है 10th चैप्टर में, जो आपको मेन काम आएंगे देश के अंदर, इस आपके कोर्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा हो गया 10 चैप्टर्स का कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पकड़ने हैं, याद करने हैं बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। इसमें से अगर आप डिटेल पढ़ लोगे तो MCQ क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं अगर इन टॉपिक्स को अच्छी तरह स्टडी कर लो। तो ज्यादा टॉपिक्स नहीं बताए मैंने आपको, मेन टॉपिक्स अगर आप इसमें से पकड़ लो, याद कर लो, तो बहुत ईजी तरीके से आपका पूरा इंडियन डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट का कोर्स खत्म हो सकता है। ओके, आने वाली वीडियोस में आपको और अच्छे अच्छे टिप्स दूंगा, आपको चीजें बताऊंगा। तब तक स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।